हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन सीरीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ अभी तक जो हमने पिछला वीडियो लिया था दैट वाज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्शर्स, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एज इज बीइंग टेकन इन द इंग्लिश लॉ एंड द इंडियन लॉ। सो डॉक्ट्रिन सीरीज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग डील करने वाले हैं द डॉक्ट्रिन्स विच आर मेजरली प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स पार्ट 1 में। जैसे कि आप कह सकते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 17, दैट इज द ब्रैकेट विच वी हैव प्रोवाइडेड। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग डील करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 18 टिल सेक्शन नंबर 35 का एरिया, जिसमें आपके कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सीक्वेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्चनमेंट, ये सारी चीजें कवर होंगी। So today we are going to cover these three doctrines, that is nemo dat quod non habet, rule against perpetuity and the doctrine of accumulation as it is. Now इस चीज को समझिएगा कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन्स का, ये टीपीए में भर भर के दिया है। यानी कि आप एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं तो यू गेट अ डॉक्ट्रिन इन इटसेल्फ। क्योंकि टीपीए को जब हम लोग देखते हैं तो टीपीए इज मोर ऑफ अ जनरल लॉ, क्योंकि उसके ऊपर बाकी के इतने सारे प्रॉपर्टीज लॉज प्रिवेल कर जाते हैं, स्पेशल लॉज, लोकल लॉज प्रिवेल कर जाते हैं कि टीपीए की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं रह जाती। लेकिन टीपीए हमारा अपनी पूरी इज्जत बचाते हुए कुछ मेजर डॉक्ट्रिन्स हमारे साथ शेयर करता है, जो कि हमारे लिए किसी भी प्रॉपर्टी लॉ को स्टडी करते टाइम इंपॉर्टेंट होती है। उन्हीं में से कुछ डॉक्ट्रिन्स की ये पूरी की पूरी सीरीज है। पिछली सीरीज का जो सीरीज का पहला हिस्सा था उसमें हम लोग ऑलरेडी डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सर्स का वीडियो लगा चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सर्स का आइडिया आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन तीनों डॉक्ट्रिन्स के बारे में। ये जो तीनों डॉक्ट्रिन्स हैं ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, चाहे आप फिर अपने कॉलेज एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप लेट्स से सेमेस्टर्स के अलावा अपने स्पेशलाइजेशन में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हो। ये डॉक्ट्रिन्स ऐसी हैं कि वो हर जगह पे आपके काम आने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द डॉक्ट्रिन्स which are in this part, in this second part of the transfer of property act, let's have some quick information. My name is Shubham Upadhyay and this is my telegram handle. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम हैंडल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डायरेक्टली सर्च कीजिए द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी को। वहां पे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जाइए, उस पे डेली क्विजेस आते हैं, प्लस मेरे बैचेस से रिलेटेड और जितना भी कंटेंट मैं अपनी अनअकैडमी की कम्युनिटी पे शेयर करता हूं उसकी सारी लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी। सो टेलीग्राम इज लाइक, हम कह सकते हैं कि हमारा ऐसा मचाऊ प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को पूरा कंटेंट, जहां पे आपको मेरे बैचेस से रिलेटेड, मेरे सेशन से रिलेटेड, मेरे कोर्सेज से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन अनअकैडमी तो अगर आप टेलीग्राम पे आएंगे तो वहां से भी आपको प्रोसेस का पता चल पाएगा कि कैसे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी फॉर योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा जुडिशरी लीडर्स बैच चल रहा है जिसमें करेंटली आई एम डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यस, मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही पढ़ा रहा हूं, और अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं मुझसे, जस्ट रिमेंबर टू ज्वाइन अनअकैडमी एंड जस्ट एनरोल इन द जुडिशरी लीडर्स बैच और आर वेरी ऑन सारथी बैच। आप लोग सारथी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों में ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेम लेवल पे चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स यहां पे आप लोगों के सामने हैं, जैसे अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, लाइवली क्लासेस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज। साथ साथ में आपको आइकॉनिक के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसमें एड ऑन्स होते हैं। यानी कि इफ यू ज्वाइन अनअकैडमी, यूज द कोड JW10, यू विल बी गेटिंग द 10% डिस्काउंट आइदर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में ये सारे, आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू। हां, अगर आप मेरे से बेस्ट फीचर्स पूछें तो प्लस के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट फीचर होता है दैट इज द अनलिमिटेड एक्सेस, एंड आइकॉनिक का द बेस्ट फीचर इज दैट you are appointed, you are given actually a mentor जिनसे आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशंस कैसे करनी है। आगे चलते हैं। दिस इज द प्राइस स्ट्रक्चर फॉर अनअकैडमीज प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। डू रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 in order to get the maximum discount. Currently the discount is 10%. So आप जो भी पैकेज लेते हैं उस पैकेज पे आपको 10% का डिस्काउंट स्ट्रेट अवे फ्लैट मिल जाएगा
मिनिमम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड JW10। दैट इज माय कोड, जुडिशरी वर्ल्ड 10। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रिन्स, सबसे पहले हम लोग डॉक्ट्रिन, जिस डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट। अब आप लोगों ने हमारे बड़े बूढ़ों से, हमारे जितने भी सीनियर लोग होते थे, हमारे टीचर्स होते थे, प्रोफेसर होते थे, सबसे आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, और वो कहावत है कि बेटा देखो, जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो, क्योंकि अगर आपने पैर पसारने शुरू किए और चादर निकली छोटी तो आपका पैर जो है वो चादर से बाहर चला जाएगा, और आज के जमाने में, इस बदलते युग में, उस पे काटेंगे मच्छर, यानी कि उसमें से खून चूसा जाएगा। ठीक, तो यही सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा डॉक्ट्रिन बेस्ड है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट। नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट का मतलब होता है, अगर लिटरल सेंस में हम बात करें, तो नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट बेसिकली मींस कि जिसके पास जितनी शक्ति है, जिसके पास जितनी संपत्ति है, जिसके पास जितने अधिकार हैं, वह व्यक्ति उन अधिकारों से ज्यादा, उन शक्तियों से ज्यादा, उन संपत्तियों से ज्यादा कुछ भी ट्रांसफर या अंतरण नहीं कर सकता। अब इसका लिटरल मीनिंग देखें, क्या बोलता है? नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट मींस नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव। सिंपल सा मीनिंग, no person can transfer a better title than he himself has। भाई सीधा सा हिसाब है, आप अपने घर के लैंडलॉर्ड, आपने अपने अंडर रखा एक किराएदार, वो किराएदार अपने घर में, यानी कि आपके घर में रहते हुए ही अपने अंडर एक और क्या रख ले? किराएदार रख ले। अब जरा बात को समझिएगा, आप लैंडलॉर्ड, आपके अंडर आया आपका टेनेंट, उस टेनेंट के नीचे आया सब टेनेंट। अब ये जो सब टेनेंट है, उसको आपका जो टेनेंट है यानी बीच वाला बंदा, वो सिर्फ टेनेंसी ही ट्रांसफर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी आपकी कंसेंट से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। आपके पास जितना अधिकार उस संपत्ति में है, उतना ही आप उस संपत्ति से दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे सकते हो। मतलब कि मान लीजिए, अगर सिंपल से एग्जांपल से आप लोगों को बताऊं, तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास घर में एक अधिकार है, जिसका एक घर है, और उस घर में उस व्यक्ति का आधे यानी कि 50% का अधिकार है, तो वो व्यक्ति सिंपली इस 50% को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, जैसे कि 3 भाई हैं, एक का नाम है सैलमॉन, दूसरे का नाम है सोहेल, और तीसरे का नाम है अरबाज। ठीक, तो भाई साहब, 3 भाइयों में से एक के पास 50% हिस्सा, बाकी दोनों के पास 25% हिस्सा। अब अगर इन्होंने सोचा, सैलमॉन भाई ने सोचा कि चलो भैया, हम किसी अच्छे श्रीलंकन को अपना जो 50% हिस्सा है वो बेच देते हैं, तो वो अगर चाहे तो बिल्कुल गैलेक्सी का 50% हिस्सा वो श्रीलंकन व्यक्ति को दे सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब है। ठीक, लेकिन अगर सैलमॉन भाई चाहे तो वो सोहेल और मक्खन चंद पांडे के जो 25% हैं, इनको किसी श्रीलंकन की हेल्प के लिए नहीं लगा सकते। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल भाई साहब, जितना आपका अधिकार है, जितना आपका अधिकार है उतना ही ट्रांसफर हो सकता है, उसके अलावा जो आपका राइट नहीं बनता, मतलब उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे आपका अधिकार नहीं है, तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। आप किसी घर पे अगर ओनर हो घर के, तो आप उस घर को बेच सकते हो। आप अगर किराएदार हो तो परमिशन ले लो अपने मकान मालिक से, और अपने अंदर एक सब टेनेंट रख लो, सह किराएदार रखना चाहो वो रख लो, कोई समस्या नहीं है, इतना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने हंगामा मूवी देखी हो, तो हंगामा मूवी में एक घर रहता है, तिवारी जी रहते हैं, हमारे परेश रावल साहब, और उनके घर में एक नंदू करके क्या रहता है, नौकर रहता है। तो वो नंदू क्या करता है, उस घर को बेच देता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल जा रहा है, लेकिन समझना इस चीज को, अगर कोई व्यक्ति ऐसे शो करे कि भैया मैं इस घर का ओनर हूं, और उस घर को ही उठा के बेच दे, और ओनर को यह बात ना बताए, तो ये तो फ्रॉड हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो झूठ होगा। यही कॉन्सेप्ट, इसी गलती से रोकता है, बचाता है हमें, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट। अब आप सोचेंगे कि भाई नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट डॉक्ट्रिन तो चलो समझ में आया, ये टीपीए में कहां पे प्रोवाइडेड है? तो टीपीए का जो सेक्शन नंबर 7 है, वो मोटे मोटे तौर पे आपसे बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेमो डैक क्वाड नॉन हैबिट के बारे में। क्या बोलता भाई? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी
और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। अब ये अंडरलाइन करना, अगर बेयर एक्ट में पढ़ रहे हो तो इसको अंडरलाइन कर लो। नॉट हिज ओन is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहे बड़े मजे से करे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है, सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि नहीं जगह है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो जो उसकी खुद की नहीं है, तो फिर उसको लॉ देखना पड़ेगा, तो फिर उसको विधि का मुंह ताकना पड़ेगा कि भैया कोई तरीका है क्या जिससे ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं भी है फिर भी हम इस प्रॉपर्टी को उठा के ट्रांसफर कर सके। यस, तरीका बिल्कुल है, वो आता है इसके एक्सेप्शन में। लेकिन सेक्शन नंबर 7 का रूल ये सिंपली बता देता है कि जहां आपका अधिकार नहीं है वहां आप चाह के भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। द रूल इज वेरी प्रीटी मच क्लियर। अब चलते हैं भाई इसके एक्सेप्शन की तरफ। एक्सेप्शन पे पहुंचने से पहले एक बीच में केस आता है ग्रीनवुड वर्सेस बेनेट का। ग्रीनवुड वर्सेस बेनेट बड़ा शानदार सा केस है। केस क्या है कि एक बंदा था बेनेट करके, उसने क्या किया, उसके पास एक कार थी, ठीक है। अब तुम लोग कोई सी भी कार इमेजिन करना चाहो कर लो, मेरे को तो भैया सबसे एकदम शानदार जो महंगी गाड़ी आती है, ओहो, मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, सबसे बढ़िया गाड़ी, ठीक। हमारी छोटी स्कॉर्पियो, छोटी नहीं बेबी स्कॉर्पियो। बेनेट ने डिसाइड किया कि भैया जो मेरी एस्प्रेसो कार है वो मैं किसी व्यक्ति को बेचूंगा, लेकिन वो बेचते इससे पहले उनकी गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो वो अपनी एस्प्रेसो को लेकर के गैराज में गए, ठीक है। गैराज में बनवाने के पास, मतलब बनवाने के लिए एक मैकेनिक के पास लेकर के गए। गैराज में गए तो वहां पे एक एक्स पर्सन था, ठीक। उसने देखा कि भैया चलो गाड़ी को बनाया जाए। जब उन्होंने गाड़ी को बनाना शुरू किया तो गाड़ी में कुछ खराबियां निकली, तो उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे बिना बेनेट से पूछे ये गाड़ी एक वाई पर्सन को बेच दी। अब वाई पर्सन के पास गाड़ी आई, वाई पर्सन को तो पता ही नहीं था कि ये जो गाड़ी है ये एक्स की नहीं है, ये तो बेनेट की है। वाई ने भी वो गाड़ी उठा करके एक कंपनी को बेच दी, जेड कंपनी को बेच दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो पंगा तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि जब अल्टीमेट एक बायर के पास गाड़ी पहुंची, उसने गुड फेथ में गाड़ी खरीदी थी कि हाँ भैया ये जो एस्प्रेसो गाड़ी है ये सही तरीके से मेरे पास पहुंची है। लेकिन पंगा ये हो गया कि तब तक हमारे बेनेट चचा को पता चल गया, इनको पता चल गया कि भैया मेरी गाड़ी तो घूम रही है पूरे शहर में, है, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, ठीक। तो भैया ऐसे करके वो जब गाड़ी लेने पहुंचे तो सामने वाले ने मना कर दिया। सामने वाले ने कहा अरे भैया हमने पैसे देके खरीदी है और यहां पे तो हमारी कोई गलती भी नहीं है, तो हमसे काहे को खरीद रहे हो आप, आपको कुछ भी करना है आप जाकर के इससे मांगो ना। तो तब कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि भाई अगर किसी तीसरे व्यक्ति के पास वो गाड़ी पहुंची भी है, वो संपत्ति पहुंची भी है, वो प्रॉपर्टी पहुंची भी है, तो भी उस स्थिति में उस व्यक्ति के पास राइटफुल टाइटल नहीं आया है, क्योंकि जिसके भी पास वो गाड़ी आई थी, मतलब जिसके भी पास से वो गाड़ी आई थी उसके पास भी राइटफुल टाइटल नहीं था। यानी इस स्थिति में एक्स पर्सन जो मैकेनिक है, ठीक है, जो मैकेनिक है उसके पास उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का अधिकार ही नहीं था। This was the concept which was laid down in the case of Greenwood versus Bennett, और उसमें ही यह डिसाइड किया गया कि भाई देखो, no person can transfer a better title than he himself has। अब इसके दो एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? पहला है एक्सेप्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 41, दैट इज ट्रांसफर बाय एन ऑस्टेंसिबल ओनर। अब सेक्शन नंबर 41 पे जाने से पहले नेमोड एक्ट क्वाड नॉन हैबिट सेक्शन नंबर 7 ऑफ टीपीए में भी प्रोवाइडेड है, और सेक्शन नंबर 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको हम लोग सोगा भी कहते हैं, वहां पे भी प्रोवाइडेड है। तो आप लोग चाहें तो 7 तो हमने देख लिया, 27 में भी जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि 27 मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में वर्क करता है और 7 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक, चलो अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे। सबसे पहला है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आप लोगों को नंदू वाला जो एग्जांपल दिया था हंगामा मूवी का, दैट इज अ ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर, कभी इसको तो डिटेल में भी डिस्कस करूंगा मैं आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक्चुअल ओनर ना हो, लेकिन उसे एक्चुअल ओनर की परमिशन मिली हो, कंसेंट मिली हो, एक तरह से वो उसकी आज्ञा मान रहा हो कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये घर है, तुम इसको जिसको चाहो उसको बेचो, हमें प्रोसीड्स दे देना, खत्म। ये होता है ऑस्टेंसिबल ओनर। मतलब somebody is pretending to be the owner when actually they are not. This is the concept of ostensible owner. इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। अब एस्टॉपल का मतलब आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, एस्टॉपल मतलब अपनी बात से बंध जाना।
जब आप एस्टॉपल को स्टडी करते हैं तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट ये आता है कि भाई अगर आपने किसी व्यक्ति को वादा किया और उस वादे से किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि अपनी जो स्थिति है उसे परिवर्तित कर लिया, यानी कि अपनी कंडीशंस को चेंज किया है अपने आपके वादे के दम पे, तो आप अपने वादे से क्या हो, बंधे हुए हो। यही होता है एस्टॉपल का मतलब, यानी आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल। आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल का मतलब होता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति फ्रॉडुलेंटली या एरोनियसली, सेक्शन नंबर 43 में देख सकते हैं आप इसको, फ्रॉडुलेंटली या एरोनियसली कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो इस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूंगा, या तो गलती से या फिर फ्रॉडुलेंटली। ठीक, अब मान लो कि एक ए पर्सन ने सोचा कि मेरे अब्बू की तो जल्दी ही डेथ होने वाली है, तो मैं एक काम करता हूं ना, इस घर को बी को ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक, तो इसने फ्रॉडुलेंटली प्रॉपर्टी जो थी वो बी को ट्रांसफर कर दी। ऐसी स्थिति में बी को यह नहीं पता था कि ए का अभी उस संपत्ति पे, अभी उस घर पे अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ए ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ऐसा बी को कोई अंदाजा नहीं है। खैर, प्रॉपर्टी जब बी को ट्रांसफर हो गई तो उसके कुछ समय बाद बी ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ा, लेकिन उसे पोजेशन भी नहीं मिला प्रॉपर्टी का। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं और उसके बाद ए के जो पप्पा थे, अब्बू थे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी मिलनी ए को ही थी। तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से the property will get directly transferred to B. That is why it is considered to be an exception to the rule of nemo dat quod non habet. ठीक है, ऑल्दो ए पर्सन के पास यहां पे टाइटल नहीं था ओरिजिनली, ऑस्टेंसिबल ओनर के पास, नंदू के पास टाइटल नहीं था ओरिजिनली, लेकिन अगर उन्होंने विद कंसेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या फिर आगे चल के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि प्रॉपर्टी उन्हीं के पास आ गई, तो 41 एंड 43 रेस्पेक्टिवली इनके आप कह सकते हैं कि इनके दैवीय प्रकोप से अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास पहुंच जाएगी, भले से एक्चुअल ओनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ nemo dat quod non habet and these are the two exceptions to it. आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट द सेकंड डॉक्ट्रिन, दैट इज रूल अगेंस्ट परपीचुइटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्ट्रिन्स, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ऑफ ऑल द टॉपिक्स व्हेन यू कम डाउन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 13 जो है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं, जिनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। इनफैक्ट अगर आप टीपीए बोलते हैं बोर्ड मेंबर्स के सामने जाकर के, इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि भैया ये मेरे पास, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है और मेरे को बहुत पसंद है, तो 13-14 ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अब ये एक रूल पे बेस्ड है, दैट इज द रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। अब रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है और द डबल पॉसिबिलिटी डॉक्ट्रिन क्या होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी केम इन द केस ऑफ व्हाइटबी वर्सेस मिशेल। व्हाइटबी वर्सेस मिशेल से ये इंग्लिश केस था, इसके द्वारा हमें मिला द रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी। अब रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी है क्या, मान लीजिए कि एक ए पर्सन है, उस ए पर्सन ने यह कहा कि मैं जो मेरी प्रॉपर्टी है वो उसमें एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा बी का, और बी के बाद ये संपत्ति जाएगी मेरे अजन्मे बच्चे सी को, और सी के बाद ये जाएगी डी को, और डी के बाद ये जाएगी ई को। यानी कि पहले सी के पास जाएगी, फिर डी के पास जाएगी और फिर ई के पास जाएगी। लेकिन यहां पे कैच है, सी मेरा बेटा है, सी का बेटा डी, डी का बेटा ई। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ई तक ना भी जाओ तो यहां पे ही डबल पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाती है। क्या कि आप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हो, चलो समझ में आता है। सबसे पहले तो सेक्शन 13 ये बोलता है कि अगर बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दो, आपका उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन चलो ये भी मान लिया कि आप उसको लिमिटेड इंटरेस्ट देना चाह रहे हो, और लिमिटेड इंटरेस्ट देने की बजाय आप ये कह रहे हो कि इसको मिले तो मिले वरना इसको मिल जाए। अब ये डबल पॉसिबिलिटी पे चला है। डबल पॉसिबिलिटी पे जाने का मतलब है कि यहां पे दो पॉसिबिलिटीज पे, एक सिंगल पॉसिबिलिटी होती है, एक बार को समझ में आता, डबल पॉसिबिलिटी को लॉ अलाउ नहीं करता है। दिस इज द रूल अगेंस्ट और द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी, डबल जियोपार्डी नहीं, डबल पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना। तो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी क्या बोलता है, रूल अगेंस्ट परपीचुइटी ये बोलता है कि भाई देखो, आप अगर चाहो तो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, परपीचुइटी में आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन परपीचुइटी की एक लिमिट होगी।
परपीचुइटी की लिमिट क्या होगी कि जिसमें आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो, जिसमें आप एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो कि तुम्हारे जीते जी वो व्यक्ति जो है वो पैदा हो जाना चाहिए, वो अनबॉर्न पर्सन पैदा हो जाना चाहिए। दिस इज द बेसिक रूल। मतलब कि अगर मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं कि भाई जो मेरा बच्चा होगा, आपके जीवन काल में मेरा जो बच्चा होगा उसको प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर देना, आपको सिर्फ मैं ट्रस्टी बना रहा हूं उस प्रॉपर्टी का। तो ऐसी स्थिति में आपको मैंने एक लिमिटेड इंटरेस्ट दिया, लाइफ इंटरेस्ट बट लिमिटेड इंटरेस्ट। आप एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो, एब्सोल्यूट ओनर होगा मेरा बेटा या मेरी बेटी। लेकिन उस बच्चे का जन्म आपके जीवन काल में हो जाना चाहिए। यह है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। परपीचुइटी का मतलब होता है निरंतरता, ऐसी चीज जिसका कोई एंड ना हो, ऐसी एक लाइन जिसका कोई भी एंड ना आए, जिसकी कोई भी सीमा ना हो, दैट इज परपीचुइटी। लेकिन परपीचुइटी के साथ पंगा ये होता है कि अगर मैं आज कहूं कि आज से ये जो पूरी संपत्ति है ये उपाध्याय खानदान में ही रहेगी और उपाध्याय खानदान के जितनी भी पुश्तें आएंगी उनमें से कोई भी इस संपत्ति को बेच नहीं सकता, इस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इस संपत्ति को परिवार के बाहर नहीं ले जा सकता, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि वो जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो डिग्रेड हो सकती है। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी भी तो बेची नहीं जा सकती। होता ऐसा है कि अगर परपीचुइटी में प्रॉपर्टी को रख दिया जाए और उसको हम बेच नहीं सकते तो हम उसको मेंटेन करके भी क्या ही करेंगे। तो इसीलिए बदलते समय के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना ही इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए परपीचुइटी को डिस्कार्ड किया जाता है, परपीचुइटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। प्रॉपर्टी जितना घूमेगी उतना ही इकोनॉमिक्स में या देश की इकोनॉमी में बेनिफिट होगा। अरे देश की इकोनॉमी छोड़ो, आपको खुद को बेनिफिट होगा। मान के चलो अगर आपके परदादा जी ने एक पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा या एक पुश्तैनी घर छोड़ के गए होते और ये कहते कि भाई तुम कभी भी इस पूरे खानदान का कोई भी शख्स इस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो तुम फंस जाते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हें मिल तो गई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तुम्हें खुद ही यूज करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कैश की जरूरत पड़ी, अगर तुम्हें कल को चल के किसी फंक्शन के लिए या किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो प्रॉपर्टी बेच के तुम पैसा भी रिकवर नहीं कर सकते। दिस वॉज द मेजर कैच एंड दैट इज वाई वी केम अप विद द रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। तो रूल है क्या, देखिए जरा। इट सेज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट which is to take effect after the lifetime of one or more living persons living at the date of such transfer। मतलब किसी भी व्यक्ति में जिसमें क्या क्रिएट किया गया है, एक लाइफ इंटरेस्ट, एक लिमिटेड इंटरेस्ट, एज अ ट्रस्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, उसके जीवन काल तक। मान लो कि यह व्यक्ति बी जो था वो 20 साल का था, बी जो था वो 20 साल का था, तब उसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया। अब बी जिया 80 साल की उम्र तक, तो परपीचुइटी जो है वो 60 साल तक वर्क कर जाएगी, 60 साल तक वर्क कर जाएगी। मतलब जो भी मेरा बच्चा है वो बी जब तक मर नहीं जाता, यानी कि 80 साल, 60 साल, 80 इयर्स टोटल एज, जब तक बी मर नहीं जाता तब तक मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है ना वो रीस्टोर हो जाती है, वापस आ जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। ठीक, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहां पे क्या है, which is to take effect after the lifetime। आप ऐसा कहो कि भैया बी तुम रहो ना रहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रॉपर्टी तो जो है वो अगले 200 साल तक मेरी फैमिली में ही रहेगी, उसके बाद जो करना है करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर उस प्रॉपर्टी पे एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ताकि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को एब्सोल्युटली जा सके, जो कि एक अनबॉर्न पर्सन हो, तो वो अनबॉर्न पर्सन जो है वो पैदा हो जाना चाहिए बिफोर द लाइफ इंटरेस्ट, बिफोर द लिमिटेड इंटरेस्ट डाइज। ठीक, तो ये व्यक्ति अगर मर गया और उसके बाद कोई व्यक्ति पैदा होता है जिसको इंटरेस्ट मिलना था, तो उस तक वो इंटरेस्ट पहुंचेगा ही नहीं, इंटरेस्ट वापस बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक, सो नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्संस एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। लिमिटेड इंटरेस्ट आपको जितने बनाने आप उतने बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लिमिटेड इंटरेस्ट खत्म हुए, यानी कि उनकी डेथ हुई, उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो परपीचुइटी में और आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन द एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड एंड टू whom if he attains the full age the interest created is to belong। आप इतना मात्र कर सकते हो कि जब तक वो व्यक्ति पैदा हुआ है, मतलब जब तक वो व्यक्ति जीवित है, बी जब तक जीवित है तब तक ये बच्चा पैदा हो जाना चाहिए।
भले से आप उसको कंप्लीट इंटरेस्ट मत दो, आप ये कहो कि भैया जब तू मेजर हो जाएगा, आज तू पैदा हुआ है या आज तू मात्र 1 साल का है, 1 महीने का है, तो जब 18 साल का होगा तब ये प्रॉपर्टी संपत्ति पूरी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना। आज मैं तुम्हें पूरा हकदार नहीं बनाता इस प्रॉपर्टी का, ये आप भले से चाहो तो कर लो। यानी कि अगर बी मान लो 80 साल का हो, 80 साल जब तक उसकी डेथ नहीं होती, उससे पहले बच्चे का जन्म हो गया, तो ये आप कर सकते हो कि भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट जब तक 18 साल के नहीं हो जाते, फुल एज मेजॉरिटी जब तक आप नहीं अटेन कर लेते, तब तक वो संपत्ति आप पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फेयर इनफ। आप तब तक उस संपत्ति को बेच नहीं सकते, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहो कि लाइफ टाइम भी निकल जाए, ये बंदा पैदा भी हो जाए, लेकिन जब ये व्यक्ति 50 साल का होगा, या 18 से एक दिन आगे कर दो, 18 साल 1 दिन का होगा, 20 साल का होगा, तभी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर पाएगा, ये परपीचुइटी का रूल गलत होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। ठीक, यही आपको मिलता है इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और इसी से कनेक्टेड आप लोग एक और डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17 में, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन में चलने से पहले यह ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर 14 के आपको कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं अंडर सेक्शन नंबर 18। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रांसफर करता है, या अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को इस इंटेंशन से ट्रांसफर करता है कि वो सोशल सर्विस में यूज होगी, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होगी, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होगी, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगी, तो उसे आप परपीचुइटी में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब मान लीजिए मेरी जमीन पे एक छोटा सा तालाब है, एक छोटा सा पॉन्ड है, या मेरे जमीन पे एक छोटा सा कुआं है, मैंने उसे चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपन कर दिया कि जो व्यक्ति चाहे आज से अनंत काल तक जो व्यक्ति चाहे वो इस कुएं से पानी पी सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे आप पे रूल ऑफ परपीचुइटी वर्क नहीं करेगा, या रूल अगेंस्ट परपीचुइटी वर्क नहीं करेगा। आप ऐसी प्रॉपर्टी को परपीचुइटी में निरंतरता में ट्रांसफर कर सकते, दैट इज द पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन पे। तो क्या बोलता है, where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated। मान लो कि एक X पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया Y पर्सन, ठीक, यस, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता, ठीक, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर। सो where the terms of a transfer of property direct that the income, मान लो कि इस प्रॉपर्टी पे किसी तरह की कोई इनकम जनरेट हो रही थी, कोई रेंट जनरेट हो रहा था, कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, एनी काइंड ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी अक्यूमुलेटेड आइदर होली और इन पार्ट ड्यूरिंग अ पीरियड लॉन्गर देन द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी को वाई को ट्रांसफर किया इस कंडीशन पे कि तुम इस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली इनकम को या तो 18 साल या फिर मेरे लाइफ टाइम तक अक्यूमुलेट करोगे, ठीक। तो अगर आप ऐसा कोई भी कंडीशन लगाते, अगर आप ऐसा कोई भी कंडीशन लगाते, मान लो कि इन्होंने कहा कि आप अगले 10 साल तक उस इनकम को क्या करोगे, उस इनकम को अक्यूमुलेट करोगे और मुझे दोगे, ठीक। तो अगर 10 साल से पहले 5 साल में ही एक्स की डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में 10 साल 18 साल से तो कम है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि 8 साल में ही एक्स की डेथ हो गई, तो अगले 2 साल के लिए भी वाई की जिम्मेदारी होगी कि उस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली इनकम को वो क्या करें, अक्यूमुलेट करें, और अक्यूमुलेट करके फिर उसको वो अल्टीमेटली किसको दे दें, एक्स के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक। मान लो कि यहीं पे 10 साल की जगह 20 साल का टाइम पीरियड होता, और ऐसी स्थिति में 18 साल तो एप्लीकेबल है नहीं, तो फिर अगर मान लो एक्स जो है वो 25 साल जी गए होते, ठीक, तो 20 साल तक ये पूरा का पूरा जो रूल है वो वर्कआउट करता, यानी कि 20 साल तक आपको अक्यूमुलेट करके उस प्रॉपर्टी पे जो इनकम है वो देनी पड़ती, किसको, इन एक्स पर्सन को। और मान लो अगर व्यक्ति 25 साल की जगह 19 ही साल जिया होता, तो जो ये 20 साल का टाइम पीरियड है ये 18 से भी कम है, ठीक है, सॉरी 18 से भी ज्यादा है और 19 से भी ज्यादा है। तो Y is only liable to accumulate the amount of income from that property only for a period of 19 years and not beyond। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का इन कॉन्टेक्स्ट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स, राइट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन। क्या बोलता है, where the terms of a transfer of property direct that
the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transferor, or a period of 18 years from the date of the transfer. Such direction shall, save as hereinafter provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods. ठीक, यानी कि अगर आपका लाइफ टाइम 18 साल से कम का रह गया, लेकिन आपका जो ट्रांसफर था आपने उसमें कंडीशन लगाई थी कि भैया 20 साल तक इस संपत्ति पे क्या रखना, इस संपत्ति पे तुम अक्यूमुलेशन करते रहना, इनकम अक्यूमुलेट करना और मुझे देते रहना। आप चल बसे 5 ही साल में, डायरेक्शन दे रखे हो 20 साल का, तो ऐसी स्थिति में 20 साल तो आप जिए नहीं, 18 साल मैक्सिमम पीरियड हो गया क्योंकि आप 5 साल जिए, तो आपका जो सामने वाला व्यक्ति है ही विल ओनली बी लायबल टू अक्यूमुलेट द अमाउंट टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो भी लॉन्गर पीरियड होगा, चाहे 18 साल चाहे आपका जीवन काल, अगर डायरेक्शन दिया है कि अगले 35 साल तक इनकम जो भी जनरेट हो उसको अक्यूमुलेट कर लेना, तो 18 तो वैसे भी कम होता है 35 से, लेकिन अगर आप 40 साल जी गए तो पूरे 35 साल का अक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 साल में चल बसे तो आपको डायरेक्शन कितना है, 35 साल का, 18 और 25 में से बड़ा क्या, 25 साल, तो आपको 25 साल तक का अक्यूमुलेटेड इनकम मिलेगा, आपको पूरे 35 साल का अक्यूमुलेटेड इनकम नहीं मिलेगा। यही बोल रहा है, is directed exceeds the longer of the aforesaid period, and at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. Simple rule, मतलब अगर आपने डायरेक्शन दिया है 15 साल का, आपकी मृत्यु हो गई 10 साल में, अब 15 साल का टाइम पीरियड 18 से कम है, कोई समस्या नहीं है, आपको 15 साल का पूरा अक्यूमुलेटेड इनकम, आपको नहीं तो आपके घर वालों को मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो संपत्ति ट्रांसफर की है वो करी है 20 साल के लिए या 25 साल के लिए, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके कह दिया कि 25 साल तक इनकम को क्या करो, अक्यूमुलेट करके मुझे दो, और आप खुद 15 साल में चल बसे, लेकिन 15 और 18 में से बड़ा क्या, 18, तो 18 साल तक वो वाला डायरेक्शन वैलिड रहेगा, 18 साल तक आपको इनकम जनरेट करके अक्यूमुलेट करके मिलेगी। भले आप 15 में चल बसे, 18 साल तक यानी 3 एक्स्ट्रा साल के लिए आपके फैमिली वालों को अक्यूमुलेटेड इनकम मिलेगी, लेकिन जो बाकी के एक्स्ट्रा 7 साल है वो अक्यूमुलेट करने के लिए द अदर पार्टी इज नॉट लायबल, एंड ऐसा माना जाएगा कि 18 साल में ही आपने जो डायरेक्शन दिया था वो ओरिजिनली 18 ही साल का था, 25 साल का नहीं था। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हालांकि इन सारी डिटेल्स को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो हमारा प्लस कोर्स चल रहा है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, केसेस के साथ पढ़ेंगे, तो और भी बेहतर तरीके से आप इनको समझ पाएंगे। हालांकि यहां पे सेकंड जो क्लॉज है उसको भी देख लीजिए, क्या बोलता है, दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। आप इसके लिए अक्यूमुलेशन का रूल लगाना जरूरी नहीं है। अगर मैंने इस व्यक्ति को कहा कि भाई देखो मैंने प्रॉपर्टी जो है ये वाली प्रॉपर्टी क्या करके रखी है, मॉर्गेज करके रखी है, तुमको मैंने किराएदार रखा है, तुम किराया जो है अगले 50 साल तक ये किराया जो है वो देते रहना, मतलब एक डेट मैंने ले रखी है, उस किराए को तुम मुझे पेमेंट करने की बजाय जिससे मैंने उधार लिया है डायरेक्टली उसी को चुकाते रहना, तो उस पे अक्यूमुलेशन का रूल वर्क नहीं करता। दूसरा, द प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यूज ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। मतलब मैंने ये कहा कि भाई मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, अब इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी शर्त यह है कि वो मेरे बच्चों और उनके बच्चों को के बच्चों या जितने भी मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरी जो जितनी भी फैमिली है, मेरे डिपेंडेंट्स जो हैं, उन सभी लोगों को ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तुम उससे जनरेट होने वाली इनकम जो है वो मेरे बच्चों को दोगे। सिंपल रूल। ठीक, साथ साथ में थर्ड पॉइंट, द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एंड सच डायरेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली। तीसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो ये कह सकता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली इनकम को तुम असीमित काल तक या अनलिमिटेड पीरियड तक इसी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में लगा देना। तो जो भी तुम रेंट मुझे पे करोगे या जो भी इस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है उसको कहीं और खर्च करने की बजाय या मुझे देने की बजाय कुछ मत करो, इस प्रॉपर्टी को ही ढंग से प्रिजर्व कर लो तो भी काम चल जाएगा। इस पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन वर्क नहीं करता। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जिन पे डॉक्ट्रिन ऑफ अक्यूमुलेशन का जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है वो वर्कआउट नहीं करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ
आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन में हमने बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प तरीके से इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ टीपीए को डिस्कस कर लिया। अगर सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि हम सिंपल तरीके से, फंडू तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं इन सभी डॉक्ट्रिन्स को जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। डू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम हैंडल। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो द शुभम उपाध्याय _ अनअकैडमी को। मैं अनअकैडमी के सेंटर्स पे जल्दी ही आने वाला हूं, विजिट करने वाला हूं इन दिल्ली एंड लखनऊ। सो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन, प्लस मेरे बैचेस से रिलेटेड, मेरे कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पूरे के पूरे टेलीग्राम हैंडल पे आपको मिल जाएंगी। तो इंश्योर करना कि मेरे टेलीग्राम हैंडल पे आप लोग आओ, और जितना भी कंटेंट है जुडिशरी से रिलेटेड, आपकी लॉ की पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। प्लस मैं यूपी एपीओ एंड पंजाब एडीए के लिए भी पढ़ाने वाला हूं, तो उसके लिए भी जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।